नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से बहुत बड़े अरसे के बाद आपसे मिलने मेरे YouTube चैनल पे आया हूँ। दोस्तों, आज इस ऑडियो वीडियो में हम दो अजीबो गरीब इस देश के महान लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो भारत रत्न मिसाइल मैन लोगों के राष्ट्रपति जाने जाते थे, उनके बारे में इस देश के बड़े महान शायर गुलजार साहब ने परवाज नाम की एक जीवनी लिखी है। चलो हम सुनेंगे डॉक्टर कलाम साहब की जीवनी गुलजार साहब की लेखनी से। मैं एक गहरा कुआं हूं इस जमीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए जो उनकी प्यास बुझाता रहो। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी, इतनी सी। जैनुलाब्दीन और आसिया अम्मा के बेटे की कहानी, उस लड़के की कहानी जो अखबार बेचकर अपने भाई की मदद करता था, उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रमण्यम अय्यर और आया दोरई सोलोमन ने की, उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पंडले मास्टर ने तालीम दी, MGK मेनन और प्रोफेसर साराभाई ने इंजीनियर की पहचान दी, जो नाकामियां और मुश्किलों में पलकर साईं संतान बना, और उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल और हुनरमंद लोगों की टीम थी। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनियावी मायनों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया। मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं, न बेटा, न बेटी, न परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है। खुदा की रहमत उनकी विरासत है। मेरे परदादा आउल, मेरे दादा फकीर, मैं वालिद जैनुलाब्दीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो अमर है, लाफानी है। दोस्तों, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लफ्ज है। अब्दुल कलाम साहब का शुरुआती जीवन रामेश्वरम के मशहूर शिव मंदिर के पास था। कलाम का घर। कलाम लिखते हैं, मैं शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल खानदान में पैदा हुआ। मेरे अब्बा जैनुलाब्दीन के पास न तालीम थी न दौलत, लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद एक दानाई थी उनके पास और हौसला था। और मेरी माँ जैसी मददगार थी आसिया अम्मा। उनकी कई औलादों में एक मैं भी था, बुलंद कामत माँ बाप का एक छोटे कद वाला मामूली शक्लो सूरत का लड़का। डॉक्टर कलाम साहब अपने पिताजी के उसूलों पर चलते थे। रामेश्वरम का मशहूर शिव मंदिर हमारे घर के सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुरोहित पंडित लक्ष्मण शास्त्री मेरे अब्बा के पक्के दोस्त थे। मेरे बचपन की यादों में आंकी हुई एक याद यह भी थी कि अपने अपने रवायती लिबास में बैठे हुए वो दोनों कैसे रूहानी मसलों पर देर देर तक बातें करते रहते थे। मेरे अब्बा मुश्किल से मुश्किल रूहानी मामलों को भी तमिल की आम जुबान में बयां कर दिया करते थे। एक बार अब्बा ने मुझसे कहा
जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो। मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती है। मैंने हमेशा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के उसूलों पर चलने की कोशिश की है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है जो हमें मुसीबत, मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुंचती है। मैं, मेरे भाई और मेरे दोस्त अहमद जलालुद्दीन और शमशुद्दीन सोहबत के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। हर बच्चा जो पैदा होता है वह कुछ सामाजिक और आर्थिक हालात से जरूर असरअंदाज होता है और कुछ अपने जज्बाती माहौल से भी। उसी तरह उसकी तबीयत होती है। मुझे दुनियादारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने अब्बा से विरासत में मिली थी और माँ से अच्छाई पर यकीन करना और रहमदिली। लेकिन जलालुद्दीन और शमशुद्दीन की सोहबत से जो असर मुझ पर पड़ा उससे सिर्फ मेरा बचपन ही महज अलग नहीं हुआ, बल्कि आइंदा मेरी जिंदगी पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। अहमद जलालुद्दीन हमारे रिश्तेदार थे। बाद में उनका निकाह मेरी आपा जोहरा के साथ हुआ। अहमद जलालुद्दीन हालांकि मुझसे 15 साल बड़े थे, फिर भी हमारी दोस्ती आपस में जम गई। जलालुद्दीन ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके उनके घर के हालात की वजह से, लेकिन मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूं उन दिनों हमारे इलाके में सिर्फ वही एक शख्स था जो अंग्रेजी लिखना जानता था। जलालुद्दीन हमेशा तालीम याफ्ता पढ़ लिखे लोगों के बारे में बात करते थे। साइंस की इजाद, मेडिसिन और उस वक्त के लिटरेचर का जिक्र किया करते थे। एक और शख्स जिसने बचपन में मुझे बहुत मुतस्सिर किया वह मेरा कजिन था, मेरा चचेरा भाई शमशुद्दीन। उसके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था और सब काम अकेले ही किया करता था। हर सुबह आपका रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता था। लेकिन सन 1939 में दूसरी आलमगीर जंग शुरू हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वार। उस वक्त मैं 8 साल का था। हिंदुस्तान को इत्तेहादी फौजों के साथ शामिल होना पड़ा और एक इमरजेंसी के हालात पैदा हो गए। सबसे पहली दुर्घटना ये हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का रोकना कैंसिल कर दिया और अखबारों का गट्ठा अब रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच गुजरने वाली सड़कों पर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता। शमशुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गट्ठे सड़क से जमा कर सके। वो मौका मुझे मिला और शमशुद्दीन मेरी पहली आमदनी की वजह बना। अय्यादुरई सालोमन मेरे रहबर, जो मेरे शॉर्ट्स हाई स्कूल में दाखिल होने के बाद 15 साल लड़के के तमाम शौक जो हो सकते थे मेरे अंदर जाग उठे। मेरे टीचर अय्यादुरई सालोमन बेहतरीन रहबर थे, गाइड थे। अय्यादुरई कहा करते थे, जिंदगी कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना बहुत जरूरी है। कौन सी 3 ताकतें? ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। इससे पहले कि मैं चाहूं कुछ हो जाए, यह जरूरी है कि मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। अपनी जिंदगी में इस बात की मिसाल मुझे कुछ ऐसी मिली। मुझे बचपन से ही आसमान के इसरार और परिंदों की परवाज पैशनेट करती थी। मुझे यकीन था एक दिन मैं बुलंद उड़ाने लगाऊंगा और हकीकत यह है कि रामेश्वरम से उड़ने वाला
मैं पहला लड़का था। मेरी आपा बहन बीएससी पास करने के बाद ही मुझे पता चला कि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग करना चाहिए था। किसी तरह MIT मद्रास इंस्टीट्यूट की लिस्ट में मेरा नाम आया, मगर फीस बहुत महंगी थी। करीब 1000 रुपयों की जरूरत थी। मेरे अब्बा के पास इतने रुपए नहीं थे। मेरी आपा जोहरा ने आपने सोने के कड़े और चैन बेचकर मेरी फीस का इंतजाम किया। मुझ पर उसकी उम्मीद और यकीन देखकर मैं पसीज गया। MIT में 3 टीचरों में मुझे बड़ा मुतस्सिर किया। प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KAV पंडलाई और प्रोफेसर नरसिम्हा राव। मैं इंजीनियरिंग में जाने वाले स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि जब वे आपने स्पेशलाइजेशन का चुनाव करे तो वे देखे कि उनमें कितना शौक है, कितना उत्साह है और कितनी लगन है उस विषय में जाने के लिए। मैं इन 3 प्रोफेसरों के सीख ही थी मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर लेने की राह दिखाई। एयरफोर्स सिलेक्शन में 25 उम्मीदवारों में मैं 90 नंबर पर आया। मैं मायूस हो गया कि एयरफोर्स में जाने का मौका मेरे हाथ से निकल गया। ऐसे में शिवानंद स्वामी ने मुझसे कहा, ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो तो पवित्र हो, उसमें शिद्दत हो और उसमें एक कमाल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ताकत होती है। इसलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है। तुम यकीन करो कि सूरज फिर लौटेगा, बाहर फिर से आएगी। और प्रोफेसर सारा भाई, जिन्होंने रेटो बनाने का बड़ा ही इरादा जाहिर किया, मैं उस प्रोजेक्ट का जिम्मेदार बना। एक एहसास हुआ तकमील का, फुलफिलमेंट का। इस वक्त मुझे एक शायर के ये शब्द याद आए, हर दिन के लिए तैयार रहो, हर दिन को एक तरह ही मिलो, जब ओखली हो तो बर्दाश्त करो, जब दस्ता हो तो वार करो। रेटा पे काम करते हुए मैंने समझा कि आपने काम को अपना फक्र समझो। जो करो उस पर यकीन रखो, या वह करो जिस पर यकीन हो, वरना दूसरों के ईमान के शिकार बनते रहोगे। उसके बाद अग्नि की परवाज 20 अप्रैल 1999 पर तय हुई। 20 अप्रैल पहुंचते पहुंचते तमाम मुल्क की नजरें हम पर टिकी हुई थी। दूसरे मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था। हम इस तजुर्बे को मुलतवी कर दे या खारिज कर दे, लेकिन सरकार मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी थी और किसी तरह हमें पीछे नहीं हटने दिया। पर परवाज से सिर्फ 14 सेकंड पहले हमें कंप्यूटर ने रुकने का इशारा किया। किसी एक पुर्जे में कोई खामी थी, वो फौरन ठीक कर दी गई, लेकिन उसी वक्त डाउन रेंज स्टेशन ने रुकने का हुक्म दिया। चंद सेकंड्स में कई रुकावटें सामने आ गई और परवाज मुलतवी कर दी गई। अग्नि की मरम्मत का काम जारी रहा। आखिरकार एक बार फिर 22 मई की तारीख अग्नि की परवाज के लिए तय पाई। उसकी पिछली रात डिफेंस मिनिस्टर ने पूछा, कलाम, कल अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता था, क्या नहीं था मेरे पास। अपने खुशी के इजहार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, हम 1 लाख पेड़ों की कोंपले लगाएंगे। तुम अपनी अग्नि के लिए धरती मां का आशीर्वाद चाहते हो, कल यही होगा, डिफेंस मिनिस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा।
अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि लॉन्च हुई। एक लंबे खौफनाक खौफ के बाद एक खूबसूरत सुबह ने आंख खोली। 5 साल के मुशक्कत के बाद हम इस लॉन्च पैड पर पहुंचे थे। इसके पीछे 5 लंबे सालों की कामयाबी, कोशिशें और इम्तिहान खड़े थे। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था वो मुट्ठी भर सेकंड, 600 सेकंड की वो परवाज जिसने हमारी बरसों की थकान दूर कर दी, बरसों की मेहनत को कामयाबी का तिलक लगाया। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि को इस नजर से मत देखो, यह सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, न शक्ति की नुमाइश है। अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। इसे मिसाइल मत समझो, यह कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का सुनहरा तिलक है। दोस्तों, मेरे जीवनी का मकसद क्या है? 15 अक्टूबर 1991 को मैं 60 साल हो गया। मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतजार था, चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी के तजुर्बे, मुशाहिदे और वो तमाम बातें कलम बंद करूं जो दूसरों मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों के एक साफ नजरिए और दिशा की जरूरत है। तब ये इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये बताना था कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी ही रहेंगी हमारी राहें। ऐसा नहीं होगा। मुझे ये खुदा ने ये वादा नहीं किया। खुदा ने वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं है कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर ऐसा हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से के ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं उन्हें वो मजबूरी न लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी है खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ को परवास से सारा आसमान रोशन हो जाए कि काम आ सके एक तरह से अपनी जीवनी लिखो। मेरे दोस्तों, इस तरह से परवाज नाम की जीवनी बहुत ही जाने माने शायर गुलजार साहब ने लिखी है डॉक्टर कलाम के बारे में। ये जीवनी हमें हमारे रोम रोम पे रोंगटे खड़े कर देती है और डॉक्टर कलाम साहब का जैसे इंसान हमारे देश में पैदा हुआ, एक मिसाइल मैन, एक साइंटिस्ट जिसने खुद की जिंदगी, खुद का पूरा जीवन देश के लिए अर्पण किया, ऐसे कलाम साहब को हम शत शत नमन करते हैं। उनको नमन करते हुए मैं गुलजार साहब की लिखी हुई इस परवाज कहानी को विराम देता हूँ और आपने मुझे सुना, इसीलिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।